हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 6वां देखेंगे, जो आपकी परीक्षा जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और सिलेबस के अनुसार आपकी इस प्रैक्टिस सेट में कुल 50 प्रश्न होंगे, जिसमें से समसामयिकी, करंट अफेयर, पर्यावरण, इतिहास, भूगोल सारे चैप्टर को जो है कलेक्ट किया गया है। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और इसके पहले का सभी पार्ट वीडियो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ पे जाकर के आप लोग सॉल्व कर सकते हैं पेपर को। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो रिजर्व बैंक को, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसका मुख्यालय मुंबई में महाराष्ट्र में है। और वर्तमान में इसके गवर्नर जनरल कौन है? तो शशिकांत दास इसके गवर्नर हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है। अघन्या का अर्थ होता है न मारे जाने योग्य, न मारे जाने योग्य, यानी गाय को। ठीक है, गाय के लिए जो है ये प्रयोग किया गया था ऋग्वेद में। ऋग्वेद में जो है अघन्या, गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड तथा देश निकाला की व्यवस्था वेदों में दी गई थी। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो बुद्ध जो है कौशाम्बी जो है उदयन के राज्यकाल में, इनका पूरा नाम था वत्सराज उदयन, इन्हीं के काल में जो है कौशाम्बी आए थे। वहाँ उन्होंने 9वां विश्राम किया था। और उदयन ने जो है पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषिताराम विहार भिक्षु संघ को दान कर दिया था। तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है? तो ये नसरुद्दीन को, ठीक है, शेख नसरुद्दीन महमूद इनका पूरा नाम था, और इनको जो है चिराग ए दिल्ली कहा जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर है? तो जहांगीर का मकबरा। ठीक है, जहांगीर का मकबरा भारत के बाहर लाहौर में रावी नदी के किनारे शहादरा नामक स्थान पर स्थित है। जहांगीर की मृत्यु जो है 1627 ईस्वी में हुई थी। जहांगीर का मकबरा जो है नूरजहां ने बनवाया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है किसकी? तो सत्यार्थ प्रकाश जो है ये आर्य समाज की पवित्र पुस्तक है, और स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा जो है हिंदी भाषा में ये लिखा गया था। और 1875 में जो है पहली बार प्रकाशित किया गया था सत्यार्थ प्रकाश। वेदों की ओर लौटो नारा भी जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही दिया था। तो सभी पॉइंट को याद रखिएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो एनी बेसेंट थी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कांग्रेस का जो 32वां अधिवेशन आयोजित हुआ था 26 से लेकर के 29 दिसंबर 1917 में, ये कलकत्ता में ये अधिवेशन हुआ था। इसमें जो है एनी बेसेंट को कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष चुना गया था। तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, और पहला गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1930 में लंदन में हुआ था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है। तो स्प्रिंगिंग टाइगर में किसकी जीवनी लिखा गया है? तो ये सुभाष चंद्र बोस की जीवनी के बारे में लिखा गया है। और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं ह्यू टोये। ठीक है, ह्यू टोये के द्वारा जो है स्प्रिंगिंग टाइगर नामक पुस्तक लिखी गई है, और ये सुभाष चंद्र बोस के जीवनी के बारे में बताता है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद ने की थी। और 2 दिन बाद जो है दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था।
तो ये 1976 में पारित किया था। ठीक है, इसका उद्देश्य था अनुच्छेद जो 23 है उसके परिप्रेक्ष्य में केवल बंधुआ श्रमिकों को मुक्त करना ही नहीं अपितु उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी करना था। तो यहाँ पे भी ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संविधान का जो अनुच्छेद 76 है उसके अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष गैर सदस्य होता है? तो राज्यसभा का। ठीक है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, परंतु उसका निर्वाचन जो है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा होता है। संविधान का अनुच्छेद जो 89 का सब आर्टिकल 1 है एवं अनुच्छेद जो 64 है इसके अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति माना जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध किससे है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो मुख्य संबंध है वो पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से है। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है 6 अगस्त 1952 को किया गया था। तो इसको भी याद रखिएगा, 1952 में इसकी स्थापना भी की गई थी राष्ट्रीय विकास परिषद का। अगला है, जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू हुआ उनके प्रमुख थे, उनके अध्यक्ष कौन थे? तो बलवंत राय मेहता थे। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो है पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए किया गया था और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट जो है 1957 को सौंपी थी और इन्हीं के अनुशंसा पर जो है भारत में पंचायती राज का शुभारंभ किया गया था और सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में जो है इस व्यवस्था का श्रीगणेश किया गया था। तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो डूरंड पूछ रहा है, तो डूरंड भारत और पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, और रेड क्लिफ किससे है? तो रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच है और डूरंड भारत और आपके अफगानिस्तान के बीच है। मैकमोहन भारत और चीन के मध्य है। तो इन तीनों को याद रखिएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश के किस राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में सम्मिलित कौन सा नहीं है? तो वो है आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश जो है ये भारत की राजधानी के क्षेत्र में नहीं आता है और उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा ये तीनों आते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत में नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? प्रायद्वीपीय भारत में पूछ रहा है, तो वो हो जाएगा आपका गोदावरी। ठीक है, गोदावरी की लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है और ये गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत में देखा जाए तो सबसे पहली नदी मानी जाती है गोदावरी को। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो ये है त्रिची में। ठीक है, त्रिची को ही जो है तिरुचिरापल्ली जो तमिलनाडु में है इसको कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झरिया कोयला क्षेत्र निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अवस्थित है? तो झरिया कोयला क्षेत्र जो है झारखंड के जो है धनबाद जिले में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देश के अधिकांश कोकिंग कोयला का भंडार यहीं पर स्थित माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम दिया था? तो यह नियम न्यूटन ने दिया था। ठीक है, न्यूटन का जो तृतीय नियम था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी इसको कहते हैं। ठीक है, और गति के तृतीय नियम के अनुसार जब कभी एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु के बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाती है। ये इन्होंने बताया था विपरीत क्रिया प्रतिक्रिया का नियम में। ठीक है, तो ये न्यूटन का तीसरा नियम था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो ये -40 डिग्री। ठीक है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऐसा ताप है
जो डिग्री सेंटीग्रेड तथा डिग्री फ़ारेनहाइट में समान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शुष्क बर्फ होता है। तो शुष्क बर्फ जो है ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से आलू का कौन सा भाग खाने के योग्य होता है। तो आलू जो है उसके कंद भाग को खाया जाता है और कंद का रूपांतरित नाम होता है तना। ठीक है, तो इसलिए कह सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आलू का जो है तना वाला भाग खाने के योग्य होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू का कारक है। बर्ड फ्लू का कारक कौन सा है। तो H5N1। ठीक है, बर्ड फ्लू जो है एवियन इन्फ्लुएंजा नामक रोग का प्रचलित नाम है, जो कि H5N1 नामक वायरस के कारण होता है। यह एक संक्रामक रोग है और मुख्यतः पक्षियों को प्रभावित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है। तो ये जैवमंडल है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैवमंडल जो है ये मिट्टी, शैल, जल तथा वायु की पतली परत है, जो पृथ्वी के चतुर्दिक आवरण मंडल के रूप में व्याप्त सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, और जिसके साथ जीवित जीव संबंधित है तथा यह मंडल जीवों का जो है भरण पोषण करता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नगरों में से किसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट ये कहाँ पे स्थित है। तो ये नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना जो की गई थी, इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। टाइलर पुरस्कार, तो ये टाइलर पुरस्कार जो है पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, टाइलर पुरस्कार पर्यावरण सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु जो है प्रदान किया जाता है। वर्ष 2020 में जो है वर्ष 2020 का यह पुरस्कार पवन सुखदेव जो भारत के हैं और एक हैं ग्रेट चेन सी डेली जो महिला हैं, इन्होंने जीता है। तो इसको भी याद रखिएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है। तो ये पूर्वी हिमालय का क्षेत्र। ठीक है, जैव विविधता के संदर्भ में जैव विविधता हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है नॉर्मन मायर्स ने जो है 1988 में किया था। और जैव विविधता हॉट स्पॉट ऐसे स्थान को कहा जाता है जहाँ पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जीव जातियों के अस्तित्व पर जो है निरंतर संकट बना हुआ रहता है। तो ये स्थान पाया जाता है आपका पूर्वी हिमालय के क्षेत्र में। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है पूछा है, तो सहकारी कृषि। ठीक है, 20वें दशक में देखा जाए तो उसके प्रारंभ में भारत में सहकारी कृषि की दिशा में प्रयास आरंभ हुआ और स्वतंत्रता के उपरांत जो है प्रारंभिक वर्षों में सहकारी कृषि को बढ़ावा देने का विशेष प्रयास किया गया और सहकारी कृषि उत्पादकता में वृद्धि करती है। ठीक है, तो ये निम्न उत्पादकता से नहीं है बल्कि उत्पादकता में वृद्धि से है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में गरीबी का स्तर निर्धारित होता है। तो भारत में गरीबी का स्तर कैसे निर्धारित होता है, तो घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर। ठीक है, पहले योजना आयोग यह स्तर निर्धारित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में जो है 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति दिन प्राप्त न कर सकने वाले को गरीब मानता था। लेकिन अब योजना आयोग द्वारा जो है स्वीकृत तेंदुलकर फार्मूले में गरीबी रेखा का आकलन भोजन में कैलोरी की दैनिक मात्रा में बजाय प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है। एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है, तो ये है नरौरा में। ठीक है, नरौरा कहाँ पे है, तो ये बुलंदशहर में है, यहाँ पे स्थापित किया गया है। इसकी पहली इकाई का वाणिज्य प्रचलन जो है
1 जनवरी 1991 को तथा दूसरी इकाई का जो है 1 जुलाई 1992 को इसका आरंभ किया गया था। और प्रत्येक इकाई की जो क्षमता रखी गई है वो 220 मेगावाट रखी गई है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे शहर है और विशेषता है, ये सुनिश्चित करना है कि कौन सा सही नहीं सुमिलित हुआ है। तो वाराणसी ये धर्म संस्कृति के आधार पर है, सही है। लखनऊ जो है प्रदेश की राजधानी है उत्तर प्रदेश की, सही है। झांसी जो है औद्योगिक केंद्र, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। झांसी एक औद्योगिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध नहीं है, हालांकि कुछ उद्योग यहाँ पर स्थापित किए गए हैं, लेकिन उनसे इसकी पहचान एक औद्योगिक केंद्र के रूप में नहीं की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका सही नहीं होगा। और मुरादाबाद जो है पीतल उद्योग के लिए है। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। झांसी जो है औद्योगिक केंद्र से सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? तो क्रेडिट कार्ड को, ठीक है। प्लास्टिक मनी जो होता है वो नकद या मुद्रा का एक विकल्प है जिसकी सहायता से वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीदारी की जाती है। और प्लास्टिक मनी में क्रेडिट कार्ड आ जाता है, डेबिट कार्ड आ जाता है, स्मार्ट कार्ड आ जाता है, एटीएम आ जाता है। ये सभी जो है प्लास्टिक मनी के अंतर्गत आ जाते हैं। और प्लास्टिक मनी का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता देश जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा कीट नहीं है? ठीक है, कीट नहीं है कौन सा पूछा है? तो मकड़ी जो होती है वो कीट नहीं होती है, ठीक है। मकड़ी एक एरेक्निडा तथा आर्डर अरैनी का एक जंतु है जो कि उदर के पश्च भाग में जो है स्थित ग्रंथियों के स्राव से जाल बनाती है। और सभी मकड़ियाँ जो है परभक्षी होती हैं। तो यहाँ पे ये कीट के अंतर्गत नहीं आ जाता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूपर्पटी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है। तो चारों तत्व पाए जाते हैं लेकिन बहुतायत सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है आपका 46% के करीब, 46.71%। दूसरे नंबर पे आता है आपका सिलिकॉन, ठीक है, दूसरे नंबर पे सिलिकॉन आता है। ये है आपका 27%, 27.69%, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आता है आपका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम है आपका 8.07%, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है लोहा। लोहा जो है 5.05%, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पूछा है तो ऑक्सीजन हो जाएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर वेम्पति को किस प्रमुख ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का उपाध्यक्ष चुना गया? तो ये एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ABU का इनको उपाध्यक्ष चुना गया है 2020 में, दिसंबर 2020 में। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 18 दिसंबर 2020 को एशियाई विकास बैंक ABD और भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश में उपभोक्ताओं को विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य से दृष्टिगत ग्रामीण बिजली वितरण नेटवर्क में सुधार करने हेतु कितनी राशि के ऋण पर हस्ताक्षर किए? तो ये $300 मिलियन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छी तरीके से तैयार रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है ये 18 दिसंबर को मनाया जाता है। 18 दिसंबर 2020 को संपूर्ण विश्व में जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया। और वर्ष 2020 में इस दिवस का मुख्य जो थीम था रिमेनिंग ह्यूमन मोबाइलिटी, ये इसका मुख्य विषय था। तो इसको भी, मुख्य थीम को भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 17 दिसंबर 2020 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस ध्रुवीय प्रक्षेपण यान से नए संचार उपग्रह CMS-01 का सफल परीक्षण किया? तो ये किया है PSLV C50, ठीक है। 17 दिसंबर 2020 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो है, इन्होंने ध्रुवीय प्रक्षेपण यान PSLV C50 से जो है नए संचार उपग्रह CMS-01 का सफल परीक्षण किया है, ठीक है। और इसका सफल प्रेक्षण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के दूसरे लॉन्च पैड से जो है
शाम को 3:41 पर किया गया था। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 दिसंबर 2020 को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में योगासन को औपचारिक मान्यता प्रदान करने की घोषणा की गई और इस संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है। ठीक है, तो यह घोषणा आयुष मंत्रालय और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई, तो ये सही है। योगासन के खेल की प्रतियोगिता के लिए जो है 4 स्पर्धाओं और 7 श्रेणियों में 51 पदक प्रस्तावित किए जा सकते हैं, ये भी सही है। वर्ष 2022 की शुरुआत में पायलट योगासन प्रतियोगिता नेशनल इंडिविजुअल योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप वर्चुअल मोड के नाम से आयोजित होगी, तो ये गलत है। ठीक है, ये आपका गलत है। और योगासन को राष्ट्रीय खेलों, खेलो इंडिया और अंतर्राष्ट्रीय खेलों आयोजनों में खेल प्रतिस्पर्धा के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, ये भी सही है। तो यहाँ पे सही नहीं पूछा है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 दिसंबर 2020 को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक बोर्ड ने भारत की सतत विकास पहलों का समर्थन करने हेतु लगभग कितनी राशि की 4 विकास परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। तो ये $800 मिलियन की। ठीक है, 15 दिसंबर 2020 को विश्व बैंक की कार्यकारी निदेशक बोर्ड ने भारत की सतत विकास पहलों का समर्थन करने हेतु जो है लगभग $800 मिलियन की 4 विकास परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। अगला क्वेश्चन है 15 दिसंबर 2020 को किस राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों, संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने हेतु वरासत प्राकृतिक उत्तराधिकार अभियान शुरू किया गया है। तो ये उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से संबंधित युग्म को चुनिए। तो जिस प्रकार जीवाश्म विज्ञान में जीवाश्म की अध्ययन किया जाता है, उसी तरह कपाल विज्ञान में खोपड़ी का। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कपाल विज्ञान में जो है खोपड़ी का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है यदि IMPLORE को किसी कोड में GKNJMPC लिखा जाता है तो HUB को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, I से हम जब G पर जाएंगे तो -2 का डिफरेंस होगा। M से जब हम K पे जाएंगे तो -2 का डिफरेंस होगा। P से जब हम N पे जाएंगे तो -2 का डिफरेंस होगा। L से जब हम M पे जाएंगे तो -2 का डिफरेंस होगा, यानी सीरीज चल रही है -2 की। ठीक है, तो इसी तरह से H से जब हम -2 करेंगे तो H से -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। ठीक है, U से -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। B से -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। यानी FSZ आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन में दिया हुआ है FSZ। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग को चुनना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, मकान, झोपड़ी, कुटिया ये मनुष्य के रहने के लिए स्थान होता है। अस्तबल जो होता है ये घोड़े का रहने का स्थान है। ठीक है, ये घोड़े के रहने का स्थान है। तो यहाँ पे ये विषम शब्द है, तो यहाँ पे भी ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि RHYTHMIC को QGX SGLHB के रूप में लिखा जाता है तो म्यूजिक को उसी कोड में कैसा लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, R से Q हम जा रहे हैं तो -1 का डिफरेंस हो रहा है। H से हम जब G पर जा रहे हैं तो -1 का डिफरेंस हो रहा है। H से जब हम X पे जा रहे हैं, Y से जब हम X पे जा रहे हैं तो -1 का डिफरेंस हो रहा है, यानी -1 का सीरीज यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो म्यूजिक में हम जब -1 करेंगे, M से -1 करेंगे तो हम जाएंगे L पर। U से -1 पे करेंगे तो T हो जाएगा। S से -1 करेंगे तो R हो जाएगा। और I से -1 करेंगे तो हमारा H हो जाएगा। और C से -1 करेंगे तो B हो जाएगा, यानी LTRHB किस में है, तो यहाँ पे B ऑप्शन में है LTRHB। ठीक है, सीरीज अगर पहचानने में आ जाएगा तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है यदि 1 जनवरी 1991 को मंगलवार था तो उसी वर्ष में किस महीने का पहला दिन मंगलवार होगा। तो इसको करने के लिए हम जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक के पूरे दिन को पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जनवरी आपका हो जाएगा 31 दिन का,
प्लस फरवरी कितना हो जाएगा 28 दिन का, क्योंकि 1991 है तो 28 दिन का हो जाएगा। फिर मार्च आपका हो जाएगा 31 दिन का। फिर अप्रैल हो जाएगा 30 दिन का। अप्रैल फिर मई हो जाएगा 31 का। फिर जून हो जाएगा 30 का। फिर जुलाई हो जाएगा 31 का। अगस्त हो जाएगा 31 का। सितंबर हो जाएगा 30 का। और प्लस एक दिन हो जाएगा अक्टूबर का, यानी पहला दिन होगा, पहली तारीख होगी तो एक दिन हो जाएगा आपका अक्टूबर का। जब इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 274। ठीक है, 274। और उसमें से हम एक को घटा देंगे अक्टूबर के पहले दिन का, तो इसको जब हम ये घटा देंगे -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 273 आ जाएगा। ठीक है, 273 आ जाएगा। अब 273 को जो हम 7 से डिवाइड करेंगे, 273 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 7 त्रिक 21, 39 आ जाएगा। ठीक है, यानी कह सकते हैं 1 अक्टूबर, यानी ये पूरा पूरा विभाजित है, यानी ये पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है। यानी जो अक्टूबर का पहला दिन होगा 1991 का, 1991 का अक्टूबर का जो पहला दिन होगा वही क्या हो जाएगा आपका, उसी दिन क्या हो जाएगा, मंगलवार पड़ जाएगा। अगर पूरा पूरा विभाजित नहीं होता तो अब मंगलवार नहीं आती, तब उस कंडीशन में मंगलवार का दिन नहीं होता। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि अक्टूबर का जो पहला दिन होगा वो मंगलवार होगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक वक्तव्य दिया हुआ है। शिक्षक शिक्षण में अभ्यास और भावात्मक लगाव के महत्व को अपने अनुभव से अच्छी तरह समझते हैं। और निष्कर्ष क्या बता रहा है कि शिक्षण में भावात्मक लगाव अभ्यास के बराबर महत्वपूर्ण नहीं है। और दूसरा निष्कर्ष यहाँ पे है, शिक्षक शिक्षण में अभ्यास की आवश्यकता को समझते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए निष्कर्ष ए में क्या दिखा रहा है, शिक्षण में भावात्मक लगाव अभ्यास के बराबर महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। और शिक्षक जो है शिक्षण में अभ्यास की आवश्यकता को समझते हैं। तो यहाँ पे केवल 2 निष्कर्ष आपका वक्तव्य से निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 वर्षीय महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप 2021 से लेकर के 2023 किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो ये कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 13 फरवरी 2021 को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय जो MSDI है, इन्होंने 2 वर्षीय महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप का शुभारंभ किया है 2021 से लेकर 2023 तक। और इसे पूरे भारत के जो है 660 से अधिक जिलों में राष्ट्रीय स्तर पर रोल आउट किया जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।